Hello everyone. Yes, NEET 2021 paper analysis and also giving the solutions for physics paper. So physics paper का अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन, कि पेपर हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन लिटिल बिट लेंदी है। लेंदी इसीलिए है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर टाइम मैनेजमेंट का बात करें तो अगर एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगते है उसका आंसर निकलने में, तो कहीं तक वो तो लेंदी माना जाएगा। सो एनीवे, लेंदी 19 एंड 20 का रेस्पेक्ट से, अगर मैं 19 और 20 का पेपर दिखाऊं और 21 का, तो 21 जब मैं सॉल्व कर रहा था तब भी मुझे लग रहा था कि ये मेरा पर्सनल हो सकता है कि तो लिटिल बिट लेंदी है। सो एनीवे, लेट अस स्टार्ट डिस्कस नीट पेपर। सो मोस्ट एवर्टिंग पेपर ये था सभी बच्चों का जो 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए, एक ड्रीम में पहुंचने के लिए। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि अगर कोई भी बच्चा अगर नीट पेपर अच्छा नहीं हुआ, मतलब खराब भी हुआ, तब भी उतना इसको ज़्यादा डीपली मत लेना, फिर एक बार ट्राई कर लीजिए, डेफिनेटली हो जाएंगे। सो एनीवे, ये तो इंस्ट्रक्शंस था, जैसे कि ऑलरेडी पहले से बताया गया कि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा इस साल। फिजिक्स से 50, केमिस्ट्री से 50, बॉटनी से 50, जियोलॉजी से 50 और 2 सेक्शंस रहेगा। एक सेक्शन में सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन सब मैंडेटरी था, और सेक्शन बी से क्या है कि 15 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 10 क्वेश्चंस देना है। मतलब एक सब्जेक्ट से 45 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 4 है एक के लिए, करेक्ट आंसर के लिए। तो मतलब 45 फ्रॉम फिजिक्स, 45 फ्रॉम केमिस्ट्री, 45 फ्रॉम जियोलॉजी, 45 फ्रॉम बॉटनी। आपको टोटल 720 मार्क्स मैक्सिमम दिया जा रहा है। टाइम 3 आवर्स है, जैसे कि आप सभी का पता है। एंड देयर आफ्टर आपको ये सारे भी इंस्ट्रक्शंस था। और जो मैं बुकलेट लिया वो बुकलेट P3 है, तो P3 के लिए अरेंजमेंट ऐसा ही है। डिफरेंट बुकलेट के लिए अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। तो ये था पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, आप देख लीजिए। फिजिक्स सेक्शन ए में शायद थोड़ा सा ये होगा, तो एक साथ मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ एंड देन सॉल्व करूंगा एक एक करके। ये पेपर था, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि P3 1 से आपको 15 क्वेश्चंस, देन 16 से आपको 29 क्वेश्चंस, देन 30 से आपको 30 से आपको मिल रहा है 42 क्वेश्चंस, एंड देन 43 से आपको मिल रहा है 43 से आपको यहाँ पर 50 तक आ गया, और बाद में ये केमिस्ट्री सेक्शन शुरू हो गया। ठीक है, 50 तक आपका फिजिक्स है, एंड देन 51, 52 वो केमिस्ट्री सेक्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेक्शन बी था। सेक्शन बी 35 तक सेक्शन है, और 36 से सेक्शन बी शुरू हो गया। ओके, चलिए ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करते, देखते ये क्या है। तो देखिए, let us try to solve it. A body is executing simple harmonic motion with frequency, and the frequency of its potential energy is, तो ये फर्स्ट ईयर का वेव्स एंड ऑसिलेशन से है, 11th का ऑसिलेशंस एंड वेव्स से है। तो ऑसिलेशन में हम पढ़ा था कि इफ वी कंसीडर ए बॉडी सपोज सपोर्टेड फ्रॉम सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, जैसे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है, और मैं अगर एक्सटेंडेड पोजीशन यहाँ पर लेके जाता हूँ, सो मुझे यहाँ पर जाने के लिए अप्लाइड फोर्स दिया और रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन किया। फिर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए आया, फिर इनर्शिया के लिए यहाँ पर गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ पर आ गया। ये एक्सटेंडेड पोजीशन था। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट y है, हम ये पढ़ा था। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ए, सपोज एम्पलीट्यूड मान लिया a, और डिस्प्लेसमेंट क्या है सपोज y है, तो y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा डिटेल्स में कर रहा हूँ,
लेकिन जब भी ये नीट के लिए करोगे तो जल्दी में करना चाहिए, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ इसीलिए आप शायद ये क्वेश्चंस कहीं दूसरे एग्जाम में भी मिल जाएंगे, तो इसीलिए मैं इसको डिटेल्स में कर रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है कि एज वी नो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, तो इससे अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ y आएगा, तो डी डी टी ऑफ क्या है a साइन ओमेगा t। ठीक है, आपको क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स करना पड़ेगा, और वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, फोर्स के लिए आपको एक्सीलरेशन चाहिए, मास चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं एक्सीलरेशन बाहर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सीलरेशन से फोर्स आ जाएंगे और फोर्स से वर्क डन आ जाएंगे। वर्क डन आ गया मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया तो डेफिनेटली इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है ना। सो पहले हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से वेलोसिटी निकालते हैं, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन से फोर्स, फोर्स से वर्क डन आ जाएगा। ओके, तो चलो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ये है, तो वेलोसिटी ये ए रख दिया डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होगा डी डी टी ऑफ वी मतलब डी डी टी ऑफ ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो इसको क्या करे, ए ओमेगा बाहर लेके आए, डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, सभी का पता है ये। तो नाउ यू सी, और ए इज इक्वल टू क्या होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी इज वाई, और जिसको कहते हैं इसी से आता है कि yes the acceleration is directly proportional to displacement and is directed towards the mean position। तो क्या करते हैं कि इसको हम कहते हैं कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ से आ गया एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आ गया तो फोर्स क्या होगा। ओके, फोर्स के लिए हम निकालते हैं देयरफॉर फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या है एम ए, ठीक ना। तो एम ए क्या है ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस दे दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, आ गया फोर्स। देयरफॉर स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी वाई, स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई। हम जैसे करते तो एफ और डी वाई रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो एफ डी वाई कॉस 180 मतलब माइनस एफ डी वाई आ गया। देयरफॉर इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एफ का वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। देयरफॉर टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, 0 टू वाई, तो हो गया एम ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया वाई स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका वर्क डन, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, एम इज यू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2। तो इसी का हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते, मैं ये उठा दिया ना, ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो इसके बाद इसको लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस थिंग्स इसी, हाँ यहाँ से क्या होगा u इज इक्वल टू आपको आ रहा है कि एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और y का वैल्यू क्या था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर ले लिया, एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर मैं इसको एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 कर देता हूँ तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा 2 का हम लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4। एक सेकेंड, मैं इसको रब कर लेता हूँ तो इजी हो जाएगा आपको।
नाउ सी, और E इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 और 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। तो और E इक्वल टू क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, बैठा दिया ना। इसी ये जो पोटेंशियल एनर्जी, अभी देखने वाला बात ये है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देखिए मास कांस्टेंट ओमेगा, ये टर्म कांस्टेंट है, सिर्फ कॉस 2 ओमेगा टी का ऊपर डिपेंड कर रहे। और यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का बात करें तो ये क्या आ रहा है, 2 ओमेगा आ रहा है, 2 ओमेगा, मतलब हमें अगर दिया जाए तो E इक्वल टू क्या लिखूँ, m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 4 कॉस 2 ओमेगा को हम ओमेगा प्राइम t लिख सकते, ओमेगा प्राइम, मतलब ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू 2 ओमेगा, मतलब ये ओमेगा प्राइम जो अभी फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी आया, पोटेंशियल एनर्जी का ये क्या है, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू 2 ओमेगा। तो ओमेगा प्राइम का मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस पाई एफ प्राइम इज इक्वल एफ प्राइम बाई एन प्राइम। ओके, एन प्राइम दे देता हूँ क्वेश्चन में, एफ नहीं एन दिया, ट्वाइस पाई एन प्राइम इज इक्वल टू 2 इंटू ट्वाइस पाई एन, मतलब अभी ट्वाइस पाई कैंसिल, एन प्राइम इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस एन है, मतलब अभी ये अब जो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ये क्या है, ट्वाइस एन होगा, मतलब ट्वाइस एन ऑप्शन तो होगा ना। हाँ, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो ये मैं इसीलिए मैं बोल रहा था जो सोल्यूशन है वो मुझे लग रहा है कहीं तक थोड़ा सा लेंदी है, ऐसे इजी है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रहा है स्टूडेंट का। मुझे जो स्टूडेंट ने जो बोला था वही मैं मुझे भी लग रहा है कि यही है, और बाकी सब कुछ ये नहीं है कि सिलेबस से है, सब कुछ सही है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। सब क्वेश्चंस नहीं, 2-4 क्वेश्चंस ऐसा है। ओके, चलिए लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि देखिए कि polar molecules are the molecules having a permanent electric dipole having zero dipole moment। मुझे ये सब देखने का जरूरत नहीं, मुझे यही समझना है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स होता है क्या है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मिला है, डाइलेक्ट्रिक्स में जहां पर बोला क्या कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स हायर द नेट चार्ज, सेंटर ऑफ नेट पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज, वो जो है ना सेंटर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज, वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। सेंटर ऑफ द टोटल पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ टोटल नेगेटिव चार्ज डिफरेंट होता है, कोइंसाइड नहीं करते। और अगर कोइंसाइड नहीं करते तो मतलब एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो इसीलिए क्या बन जाएंगे, दो क्या होता है कि एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, तो बन गया क्या, एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा ट्वाइस ए क्यू, क्योंकि इसका सेपरेशन और इसका चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रह रहा है, तो हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा क्या, एक पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। सो पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपका सिलेबस में है और सिंपल भी है, इतना कुछ नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल्स आर द सेंटर ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस, सेंटर ऑफ ऑल नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड, और इसीलिए क्या है, एक डाइपोल बना रहा है और इसी डाइपोल का एक नेट और एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट मुझे मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑब्वियसली दिस वन इज करेक्ट, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, ये तो सिंपल था, इतना कॉन्सेप्ट का ही था और कुछ नहीं था। ओके, अभी ये है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमें ये सारे टर्म मिला है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन टाइम, करंट डेंसिटी। तो मुझे कॉलम ए के साथ कॉलम बी या कॉलम 2 को मतलब मैच करना है। ठीक है, तो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख लेते हैं। हमें पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम है क्या यहाँ पर, हाँ ई टाउ बाई एम, मतलब ए के साथ मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, ए के साथ क्या हो रहा है, आर। ठीक है, ए के साथ आर हो रहा है, ठीक है ना, ए के साथ आर।
अभी देखते हैं नेक्स्ट वन कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करते हैं ए आर बाई एल। हमें सभी को पता है कि ए आर बाई एल। अभी आर का अगर लिखे तो क्या है V इजिकल टू आई आर, तो आर इजिकल टू क्या है V बाई आई, ठीक है ना। और रो इजिकल टू क्या है ए V बाई आई बाई एल। तो मतलब रो इजिकल टू क्या है ए V बाई आई एल आई, ठीक है ना। ये हुए। अभी हम क्या कर सकते, एक काम करें और रो इजिकल टू V बाई एल आई बाई ए का कर ले, ठीक है ना। तो अभी ये हुई कि आई बाई ए क्या है करंट डेंसिटी जे। अभी आप और भी एक चीज़ कर सकते हैं, हाँ देख लीजिए। हाँ यहाँ पर सिंपल कर देता हूँ और भी इजी हो जाएगा। देख लीजिए एक सेकंड, ये और भी इजी हो जाएगा, इतना लेंदी करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक काम करता हूँ, ए लिख दिया, आर क्या लिखा V बाई आई, ठीक है ना, बाई एल। तो हो गया रो इज इक्वल टू क्या है ए V बाई आई एल। अभी फिर पता है कि E इज इक्वल टू V बाई डी, हमें सभी का पता है। तो V इज इक्वल टू क्या है ई डी या ई एल लिख दो, ई एल। तो V का और रो इज इक्वल टू क्या है ए V का जगह में ई एल डिवाइड बाई आई एल। अब तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, क्या E बाई क्या होगा आई बाई ई, इसको ए को नीचे लेके आ जाओ, ए मतलब ई आई बाई ए मतलब इलेक्ट्रिक करंट बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है जे, मतलब रो इज इक्वल टू ई बाई जे। हाँ ई बाई जे मतलब ये आ रहा है बी के साथ, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसके साथ, बी के साथ, मतलब बी एस, बी टू एस। अभी रिलैक्सेशन टाइम, इसको रैप कर लेता हूँ। रिलैक्सेशन टाइम देख लीजिए। अच्छा रिलैक्सेशन टाइम तो यहां से मिल जाएंगे, टेंशन नहीं है। यहां से हमें रिलैक्सेशन टाइम मिल रहा है। हाँ तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ इज इक्वल टू क्या है वी डी एम बाई रो ई, ठीक है ना। और टाउ इज इक्वल टू वी डी। अभी हम इसको एक काम करते, वी डी एम, हम आई इज इक्वल टू एन ई वी डी अप्लाई करते हैं। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहाँ से आ जाएगा आपको वी डी का जगह में पुट कर दीजिए। ओके हो गया। वी डी इज इक्वल टू क्या होगा आई बाई एन ई ए, आई बाई एन ई ए एम रो ई, ठीक है ना। अभी मुझे क्या करना है कि देखिए, और टाउ इज इक्वल टू आई बाई ए तो जे। अच्छा तो मैं क्या एक सेकेंड इसका और सिंपली, अच्छा रहने दीजिए। रखा जगह में कुछ लिख सकता, हाँ 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 हो जाएगी हो गया। हाँ रो का जगह में एक काम कर लेते हैं ना, आई एम बाई एन ई ए लिखा ना, रो का जगह में ई बाई जे बाहर किया ना, हम ई बाई जे लिख लेते और ई लिख लेते, ठीक है ना। नहीं इसमें भी झमेला हो जाएगा। सिंपली और भी कुछ तरीका है इसका सिंपल करने के लिए, तो देख लेते। एम बाई आई एम आई हाँ बाई एन ई ए रो ई, ये तो आया अभी एम आई बाई एन ई ए रो ई। अभी मैं इसको क्या करने से आई बाई ए होगा जे, हाँ आई बाई ए जे और बाद में जे बाई ई आ जाएगा रो, हाँ हो गया। और रो के हाँ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझ, हाँ ये प्रॉब्लम हुआ ये कि एक सेकंड, हाँ ये ई है, हाँ ये प्रॉब्लम कर रहा था, हाँ ये ई है, तो ये ई है ये ई है, हाँ वही प्रॉब्लम था, मैं इसका रो समझ रहा था। एक सेकंड ये प्रॉब्लम हुआ, हाँ देखो सर ये ई था,
ये ई है, और फिर क्या हुआ कि टाउ इज इक्वल टू बी डी का जगह में क्या लिखा मैं आई बाई एन ई ए, ठीक है ना, एम और ई ई, ठीक है ना। अभी क्या हो गया, टाउ इज इक्वल टू क्या है, आई एम बाई एन ई स्क्वायर ए ई, ठीक है ना। अभी क्या कर रहा हूँ कि आई बाई ए तो जे है, तो मतलब जे एम बाई एन ई स्क्वायर ई, अभी ई बाई जे क्या होगा, रो, मतलब एम बाई एन ई स्क्वायर ई बाई जे आ जाएंगे, रो हो जाएंगे, मतलब एम बाई एन स्क्वायर रो है क्या, एम बाई एन स्क्वायर रो, मतलब ये पी आ जाएंगे किसके साथ, हाँ टाइम सी के साथ, मतलब पी सी, हाँ सी पी, ठीक है, सी पी। और क्या बाकी, करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी जे, तो आई बाई ए, यहाँ से आई बाई ए इक्वल टू क्या, एन ए वी डी, एन ई वी डी, एन ई वी डी ये आ गया, और ये आई बाई ए तो जे एन ई वी डी, क्या एन ई वी डी, हाँ एन ई वी डी ये है, मतलब ये आ जाएंगे डी के साथ, मतलब डी क्यू, तो ये हो गया ए आर बी एस सी पी डी क्यू। कोई है क्या यहाँ पर, ए आर बी एस सी पी, ये सी पी डी क्यू, मतलब ये करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। एक सेकेंड, यानी ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ए आर बी एस सी पी डी क्यू, राइट। तो ये हुई, मतलब सिंपल ही है, ड्रिप वेलोसिटी यहाँ पर आ गया, ये हाँ, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा और तो कुछ नहीं, ठीक है। और है कि चलो let us see the next one. Two charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire, then the ratio of the surface charge densities of the spheres are, तो चलो let us consider two spheres, ये एक sphere है, ये एक sphere है, इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2, दोनों में चार्ज है, जैसा कि ये चार्ज है q1, इसका चार्ज है, ये q1 है और ये q2 है। और क्या बोला कि हाँ कनेक्टेड बाय ए वायर, तो दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। ये भी करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें मिला है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज q1 बाई सरफेस एरिया क्या है 4 पाई r1 स्क्वायर। ये गया फर्स्ट वन के लिए। सेकंड वन के लिए सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, q2 बाई 4 पाई r2 स्क्वायर, r1 स्क्वायर 4 पाई से चार्ज बाई सरफेस एरिया, सरफेस डेंसिटी मतलब चार्ज बाई सरफेस एरिया हो गया। तो देयरफॉर सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या है कि q1 बाई q2 इंटू r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर। अभी देखो दोनों कनेक्टेड बाई सेम वायर, मतलब दोनों में, इसमें अगर पोटेंशियल V1 है उसमें पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल दोनों में सेम होगा। पोटेंशियल सर इक्वल, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड बाय ए वायर और सो इसीलिए दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पोटेंशियल सेम है तो इसका पोटेंशियल क्या है, V1 इज इक्वल टू, पोटेंशियल हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बाई r1 एंड V2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 बाई r2, q2 by r2, but v1 is equal to v2 है और therefore q1 by r1 is equal to क्या होगा q2 by r2 and therefore q1 by q2 is equal to क्या होगा r1 by r2। तो q1 by q2 का जगह में क्या लिखना है, q1 by r1 by r2 इंटू r2 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर, कैंसिल अगर किया जाए तो क्या होगा r2 बाई r1 है क्या कोई ऑप्शन, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज r2 बाई r1, r2 बाई r1 ये है, मतलब ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट हुआ, इतना ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी का और पोटेंशियल सेम है, वही पुट किया, आ गया आंसर। समझ में आया आई थिंक। देखिए सिर्फ थोड़ा सा मतलब डीपली सोचना पड़ेगा और नथिंग एल्स हो जाएगा आराम से। हाँ सो चलो अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E in the space between the plates. If the distance between the plates is d and the area of each plate is a, the energy stored in the capacitor is, चलो सो मुझे पता है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया तो इसका कैपेसिटेंस क्या होता है कि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, हमें पता है। और एनर्जी स्टोर्ड यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, जैसे कि पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो सी का जगह में एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी लिख लिया, ठीक है। और v इज इक्वल टू, थोड़ा पहले मैं बोला था v इज इक्वल टू क्या है, e इज इक्वल टू वी बाई डी, राइट। तो v इज इक्वल टू क्या है, ई डी, ठीक है ना, होल स्क्वायर हो गया। अभी क्या होगा, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी, है क्या ये ऑप्शन, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए डी स्क्वायर। हाँ यही तो करेक्ट है ना। तो ये क्या है, एनर्जी का एक्सप्रेशन लिया और बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला तो इसीलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बैठा दिया और हो गया आराम से। इतना बेटा देखिए ये तो जल्दी हो गया, ठीक है ना। ये भी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कैपेसिटेंस है, राइट। तो चलिए लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। हाँ नेक्स्ट वन क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट से आया, क्योंकि ए लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर एज शोन इन फिगर। तो जैसे कि मान लीजिए ये है वायर, तो ये वायर है, ठीक है। तो ये PQ वायर है, तो PQ में कितना करंट जा रहा है, 5 एम्पियर। अगर PQ में करंट 5 एम्पियर है तो उसका सराउंडिंग में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली दैट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, और ये इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the electron is Fm is equal to E Q B V sin थीटा, हमें पता है F is equal to Q B V sin थीटा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है E B V sin थीटा, हो गया ना। तो प्रॉब्लम ये है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता नहीं, राइट। और v भी वेलोसिटी भी पता है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दे दिया, तो मुझे बाहर करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई ट्वाइस पाई ए, पता है ना। तो यहाँ पर म्यू नॉट का वैल्यू पुट कर दिया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, आई का वैल्यू 5 एम्पियर डिवाइड बाई ट्वाइस पाई इंटू डिस्टेंस कितना बोला, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है ना, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। मैं थोड़ा जल्दी भी कर रहा हूँ कितने, क्योंकि इतना रात हो गया, मैं टाइम नहीं मिला अभी, इतना रात हो गया फिर भी मैं ये बना रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट ने बोल रहे कि हाँ ये बनाना है तो बना दिया। ओके एनीवे 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हो गया कि 2 इंटू, ये देखिए पाई कैंसिल है, 2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बाई क्या हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो मतलब होगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 2, मतलब -5 आ गया। ओके -5, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया टेस्ला। देयरफॉर फोर्स क्या होगा, फोर्स होगा 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और फिर वेलोसिटी, ये अलग से पार्ट है।
तो क्या हो रहा है कि ये अगर और साइन थीटा, थीटा का वैल्यू तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये वायर है और आर आई करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में होगा और डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, तो आर और डीएल का बीच में एंगल 90 डिग्री होने वाला है। तो ये क्या हो रहा है थीटा इज 90 डिग्री, तो ये हाँ। सो अभी क्या है कि साइन 90 इज 1, तो मैं कर रहा हूँ कि ये 0.8 देखिए 1.6 इंटू 0.5 0.8 हो रहा है और 10 टू द पावर माइनस 19 10 टू द माइनस 5 प्लस 5 गया, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 न्यूटन। ये है क्या ऑप्शन 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, हाँ 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 आ रहा है, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका, ठीक है। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन, ठीक है, समझते हैं नेक्स्ट वन देखते हैं। और हुआ अभी देखो if E and G are respectively denote energy and the gravitational constant, then E by G has the dimensions of, देखो एनर्जी के लिए क्या है E इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन क्या है m1 L2 T माइनस 2, और G के लिए F से ले लो F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से G क्या होगा F आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है ना। G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, F के लिए क्या है m1 L1 T माइनस 2, और क्या है R2 के लिए L L2 डिवाइड बाई m2, इससे क्या होगा m माइनस 1 L3 T माइनस 2, देयरफॉर E बाई G मतलब m1 L2 T माइनस 2 डिवाइड बाई m माइनस 1 L3 T माइनस 2 हो गया क्या T माइनस 2 m ऊपर गया m2 L माइनस 1 T0, ठीक है ये ऑप्शन m2 L माइनस 1 T0, हाँ ये ऑप्शन टू m2 L माइनस 1 T0 करेक्ट। सो दिस इज योर अनदर वन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ईयर डायमेंशनल एनालिसिस से ये मिल गया आपको। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया कि a lens of large focal length and large aperture is suited as an objective of an astronomical telescope। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब भी बनाया जाता है तो उसका एपरेचर भी ज़्यादा होता है और फोकल लेंथ भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये लार्ज डिस्टेंस लार्ज लेंथ कवर करना है तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली लार्ज होता है। तो फोकस तो ये क्यों किया जाता है कि ए लार्ज अपर्चर कंट्रीब्यूट्स टू द क्वालिटी एंड विजिबिलिटी ऑफ द इमेज एग्जैक्टली, ए लार्ज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंश्योर्स बेटर लाइट गैदरिंग पावर एग्जैक्टली, ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड्स ए बेटर रिजोल्यूशन एग्जैक्टली। ये सभी करेक्ट है, मतलब ये ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्टिक्स में ये मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अभी ये है, ये भी शायद इजी होगा क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है फर्स्ट ईयर का। तो इसमें बोला गया कि देखो मैच करना, वो भी वो कॉलम 1 कॉलम 2 है। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आरएमएस, ये तो ये है, मतलब ए के साथ क्यू होगा डेफिनेटली। और फिर क्या है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, ये तो वो है 1/3, राइट ना, ये सभी को पता है सीपी। और फिर क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑफ ए मॉलिक्यूल, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल तो 3/2 केवीटी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी सी के साथ एस। और टोटल एनर्जी ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ये तो 5/2 आरटी, मतलब डी के साथ आर, पता नहीं ये ऑप्शन है क्या नहीं। ए क्यू इसके बाद बी पी, अच्छा मैं गलत क्या प्रेशर, एक सेकेंड,
ए क्यू लिखा, ए के साथ क्यू, हाँ, इसके बाद बी के साथ पी है, हाँ, बी के साथ ये बी है, हाँ, सी नहीं, बी के साथ पी है, और फिर सी के साथ एस है, हाँ, सी के साथ एस है, और डी के साथ आर है, मतलब ये हो गया ए क्यू बी पी सी एस डी आर, ए क्यू बी पी सी एस डी आर, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, ये भी इजी है फर्स्ट ईयर का, सारे ये सारे मिलते हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है ना, तो चलो ये जीना डायट का, हाँ, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का है, हाँ, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में ये कहा गया कि देखो consider the following statements A and B and identify the correct answer. A Zener diode is connected in the reverse bias when used as a voltage regulator. Obviously Zener diode reverse bias में लगाया जाता है, अगर फॉरवर्ड बायस में लगाया जाता है तो वो ऑर्डिनरी डायोड का ही काम करेगा। तो ये डेफिनेशन जो है, Zener diode is always worked in reverse bias as it is a specially designed डायोड, और जो रिवर्स बायस में भी काम करते हैं और फॉरवर्ड बायस में ऑर्डिनरी डायोड जैसे ही काम करते हैं, मतलब स्पेशली डिजाइन इसीलिए क्या, क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम करे। तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट, पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 वोल्ट टू 0.3 वोल्ट, ये हाँ, ये सही नहीं है, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर का ना, ये 0.1 से 0.3 ये नहीं हो सकता है। तो क्या है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, ए इज इनकरेक्ट, नहीं, ये तो करेक्ट है रे बाबा, ये ऑप्शन है, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट, मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मिल गया ना 4 मार्क्स। ओके, चलो Now you see next another one, यहाँ पर क्या क्या कि a dipole is placed in an electric field. A dipole is placed in an electric field as shown in figure. In which direction it will move? अरे बाप रे बाप, ये डायपोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ये अभी ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अरे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ, अगर ऐसा हुआ तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर E1 ले लिया, ये E2 ले लिया, तो E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोजर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फार अपार्ट है। तो मतलब E1 एस यहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोजर है, E1 का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, E2 कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो अगर डायपोल मूव करे तो डायपोल तो राइट में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो एक तो है कि डायपोल राइट में मूव करेगा, और अगर राइट में मूव किया तो इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, और अगर डायरेक्शन ऑफ द फील्ड मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होते हैं। तो चले समझ जाते हैं कि हम जब ना वी आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हमारा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते या डिक्रीज होते, ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते। वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहे, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहे। सो एज वी आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। हियर दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, सो ऑब्वियसली उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। तो मुझे लगता है, हाँ देखो, तो ये सारे ऑप्शन देख लेते, टुवर्ड्स द राइट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। नहीं बाबा, जब राइट जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं होगा, फील्ड का डायरेक्शन में गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, नहीं लेफ्ट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। टुवर्ड्स लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल, लेफ्ट में तो नहीं जाएगा। Towards right and potential energy will decrease. Yes, this is the correct answer, क्योंकि राइट में जाएगा और ये फील्ड का डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। सो दिस डायपोल विल मूव टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी इतना टाइम हो गया, अभी रात इतना हो गया, तो टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा मुझे इस टाइम ये में। तो एनीवे
एनीवे आज 11 क्वेश्चन सॉल्व किया, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 एपिसोड में, 2-3 क्लासेस में ये सारे नीट का क्वेश्चन सॉल्व करके दे दूंगा। फिर भी ये सारे क्वेश्चन में अगर किसी का कोई डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है और भी हार्ड कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली दे सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये कीजिए कि मैं ये सारे पेपर सॉल्व करके दूंगा एक एक क्लास में, तो इसीलिए एक एक क्लास फॉलो करते जाना। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन।